बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज कोयटा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने लापता अफराद का मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई, जबकि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुलाकात की। दूसरी जानब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि बैरूनी साजिश साबित हो गई है, कारकुन हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारी करें। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, एक तरफ इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से तहकीकाती कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जल्द इंतखाबात का भी वो कह रहे हैं कि जल्द इंतखाबात कराए जाएं। क्या समझ रहे हैं कि मुल्क की सियासत पर साबिक़ वज़ीर आज़म साहब की जो हिकमत अमली है वो असर अंदाज होने जा रही है, या सिर्फ ये जो है उसी तरह के जलसे और आम जिस तरह से होते रहे उसी तरह होते रहेंगे और हुकूमत चलती रहेगी? देखिए, मुल्क जो है वो जा रहा है एक बार फिर, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज दोबारा कि ये मामला जो हैं ये इंतशार ख़त्म नहीं हो रहा, और इंतशार जब तक ख़त्म नहीं होगा तो उस वक्त सिक्योरिटी के और फाइनेंस के आपके मसाइल, जो बड़े मसाइल हैं रियासत के, वो ख़त्म नहीं होंगे। और इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि वो तारीख़ का आज गालिबन ऐलान करना था, और वो तारीख़ जो थी वो ये थी कि आज उन्होंने ऐलान करना था कि 4 हफ्ते के बाद का, कि 4 हफ्ते के बाद, आज से 4 हफ्ते के बाद तक अगर नए इलेक्शंस का ऐलान नहीं हुआ तो हम जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। लेकिन फिर जो इमरान खान साहब के करीबी ज़राए हैं उन्होंने ये कंफर्म किया था कि 4 हफ्ते की, लेकिन फिर उन्होंने ये डेट रोक ली। लेकिन इसी दौरान जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं मरीम नवाज़ साहिबा, वो 6 तारीख से जलसों का उनका प्लान आ गया है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हुकूमत उनकी है, यानी शहबाज शरीफ साहब हैं, और हमजा शहबाज साहब का भी कुछ पता नहीं। शहबाज शरीफ साहब आज पहुँचे हैं लाहौर, तो वहाँ पे उनका इस्तकबाल करने के लिए ना गवर्नर थे, गवर्नर साहब की तबीयत ख़राब है, और निगरान वज़ीर आला भी नहीं थे, और स्पीकर भी नहीं थे। तो बहरहाल वो पहली दफ़ा हलफ उठाने के बाद वहाँ पहुँचे, तो एक हिजान सा है, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा ये जो डिप्लोमेटिक केबल का इशू है, और फिर उसके बाद ये कि उसको डिसाइफर कैसे किया गया, कैसे पढ़ा गया, किस तरह से उसको लिया जा रहा है मुल्क में, मुल्क पे, और ये क्या हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या हिजान है नतीजे में, इसके नतीजे में बपाए साजिश है, मुदाखलत है, क्या है? पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी डिफेंस और कोर कमांडर भी रहे भावलपुर के गालिबन, और मुख्तलिफ अहम जो असाइनमेंट्स हैं उनको उन पर रहे। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, थैंक यू। जनरल साहब, ये बताइएगा कि आप सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं, GHQ में भी रहे हैं, कोर कमांडर भी रहे हैं, और बहुत से आप सेंसिटिव पोस्टिंग्स आपकी रही हैं, और यकीनन जो भी इस किस्म के केबल्स आते हैं वो GHQ में भी जाते होंगे। आपकी नज़र से बतौर सेक्रेटरी डिफेंस या उससे पहले कभी इस तरह की कोई केबल्स गुजरे होंगे? जी, इनका केबल्स का ये तरीक़ाकार है कि अगर उनका कोई ताल्लुक हो जिस भी मिनिस्ट्री से, तो वहाँ पर वो जाते हैं। तो जब सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी आए जो कि ये समझा जाए कि ज़रूरी है कि सेक्रेटरी डिफेंस को पता हो और आर्मी चीफ को पता हो, तो फिर वो GHQ में भी जाते हैं, उसकी कॉपी, और डिफेंस मिनिस्ट्री में भी आती है। ऐसे केबल मैंने पहले देखे हैं जी, कई दफ़ा देखे हैं। अच्छा, आपने देखे हैं। अच्छा, ये बताइएगा तो ये जो केबल है इसको यानी इस तरह से बहुत सारे ऐसे आते होंगे जिसमें ये सारे के सारे जो हैं, क्या यानी हर चीज़ वजीर आजम तक पहुंचाई जाती है, या कुछ रोक लिए जाते हैं? क्योंकि जाहिर है अगर किसी मुल्क में कोई मुल्क ऐसी बात कर रहा है वजीर आजम, किसी भी वजीर आजम के खिलाफ या उनकी फेवर में, उन नॉलेज में लाई जाते हैं, या कुछ रोका भी जाता है फॉरेन ऑफिस या आपकी देखिए, सतह? इसमें तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि देखें, ये केबल कई मुल्कों से ओरिजिनेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक होते हैं कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और या फिर किसी टेलीग्राम या केबल की नौयत ऐसी हो सकती है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसा कि ये था। तो ये मेरा ख्याल है कि ज़रूर भेजे जाने चाहिए वज़ीर आज़म तक, लेकिन इस बारे में मैं कोई हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि ये वाला भेजा गया था वक्त पर या नहीं भेजा गया था, या क्या इसके साथ हुआ। अच्छा,
ये बताइएगा जन साहब, आप जाहिर है कि बहुत क्लोजली देख रहे हैं इस पूरे तनाज़े को, और ये जो मामला है ये ज़ाहिर है सिक्योरिटी रिलेटेड तो है ना, कि मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इसमें कंस्पिरेसी है, रिजीम चेंज की बात हुई है, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कह रही है कि नहीं, इसमें इस किस्म की कोई बात ही नहीं हुई, और जो इलामिया आया है उसमें तो ये कहा गया कि ये जो है ये मुदाखलत है लेकिन साजिश नहीं है। अब जरा आप बतौर एक ऐसी शख्सियत जो कि देखते रहे हैं इन डिप्लोमेटिक केबल्स को, सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं, आप क्या कहेंगे, ये साजिश है या मुदाखलत? बाकी वो डिक्शनरीज की तो हम सुन रहे हैं, आप कैसे इसको रीड कर रहे हैं? जी देखें, जो कुछ अभी सामने आया है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इसमें क्या था, और ये भी क्लियर हो गया कि क्या नहीं था। लेकिन कुछ मेरा ख्याल है कि एक आध भाम रह गया, उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। देखिए, जो था उसके बारे में तो अब सब मुत्तफिक हैं कि ये इसकी जो लैंग्वेज है वो गैर मुनासिब थी, नॉन डिप्लोमेटिक थी। एक मुल्क दूसरे मुल्क से ऐसे बात नहीं करता, एक मुल्क का नुमाइंदा दूसरे मुल्क के नुमाइंदे से ऐसे बात नहीं करता, ये बात तय है। दूसरी बात यह है कि इसमें भी कोई शक नहीं कि इसके मंदरजात ऐसे हैं कि ये हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में बेजा मुदाखलत थी। इसमें भी कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज नहीं है। मुदाखलत तो दोनों दफा तकरीबन, क्योंकि पहले उसमें बयानी में आ गया था, दूसरी दफा जब ये मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी पहले वाली सारी बातों को हम एंडोर्स करते हैं, अलबत्ता हमें इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नजर नहीं आई। तो कॉन्स्पिरेसी मेरे भाई डॉक्टर साहब उस कागज में तो नहीं होती ना, वहां से तो सिर्फ क्राइन मिलते हैं ना, वहां से तो सिर्फ इशारे मिलते हैं। जो बात इमरान खान साहब कह रहे थे और सामने आई नहीं है किसी बयानी में, उसको जरूर चेक करना चाहिए। वो ये भी कह रहे थे कि इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ये तहरीक कामयाब हो गई इमरान खान को हटाने में तो हम पाकिस्तान को मुआफ कर देंगे, और अगर ये इमरान खान साहब जारी रहे और ये नाकाम हो गई तो फिर पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर ये दो चीजें हैं इसमें, जो मुझे मालूम नहीं है, इमरान खान ने इसका जिक्र किया है, ये है, और अगर कोई ये दो चीजें हैं, ये हमसे जो शेयर किया इमरान खान साहब ने, और उसमें सभी लोगों के सामने उन्होंने जिनके साथ शेयर किया उसमें ये दो लफ्ज तो हैं। लेकिन जी, अगर ये चीजें हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि अमरीकी हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत को नापसंद करती थी, और दूसरा उन्होंने एक किस्म का थ्रेट दिया था। जब आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान को मुश्किल होगी तो और थ्रेट किसको कहते हैं? अच्छा, फिर दूसरी बात, अब मैं ये डॉक्टर साहब आप तो हिस्ट्री को अच्छी तरह जानते हैं, जब एक सुपर पावर, अमेरिका जैसी सुपर पावर किसी हुकूमत को नापसंद करती है तो आपके ख्याल में उसके बाद फिर वो हाथ बांध के बैठ जाती है? आपके सामने नहीं पता कि सीरिया में उन्होंने जब चेंज करने की कोशिश की और इजिप्ट में चेंज कर दिया, और नाइजीरिया और लिबिया और इराक और अफगानिस्तान और जहां जो भी उनको पसंद नहीं था उसके साथ उन्होंने क्या किया? तो फिर ये आप और मैं इतने तो हमारी आंखें बंद नहीं है कि हमें ये तो पता चल जाए कि एक सुपर पावर इमरान खान को नापसंद करती है, उसकी हुकूमत को नापसंद करती है, और वो करे कुछ ना। अच्छा चले, इस बात को यहाँ छोड़ दें। उसके बाद ये है कि ये एक हुस्ने इत्तेफाक है कि उधर से ये केबल की बातचीत हो रही है, वो इनके आपस में गुफ्तगू हो रही है, हमारा नुमाइंदा केबल भेज रहा है, उधर से यहाँ सौदेबाजियाँ हो रही हैं, यहाँ पर पार्टियाँ तोड़ी जा रही हैं, लोगों के कहने के मुताबिक पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये सारे मामले जोड़ तोड़ हो रहा है। एक और बात, बड़े फ्लरी है, लोग मिल रहे हैं, मुख्तलिफ मगरबी मुल्कों के जो एम्बेसडर्स हैं उनकी आनियाँ उनकी जानियाँ, इधर उसको मिल। अगर तो ये नॉर्मल मेल मिलाप है तो पहले भी होता रहा है, तो उसको चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये स्पेशल मेल मिलाप था, या उसके अलावा मैं आपको एक कुछ फैक्टर बताऊं, पिछले 2 महीने से अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, कभी गवादर में, कभी कहीं शहादतें बेशुमार हो रही है। अब ये सारी चीजें, मैं एक रिटायर्ड जनरल हूँ, मैं सब पूरे मामलात को एक नज़र से देख सकता हूँ, तो अगर कोई मुझे ये चूरी डालने की कोशिश करे कि मियां मुट्ठू कोई नहीं, ये ऐसे ही है, ये सारे हुस्न इत्तेफाक है, आप वैसे ही इसको बना रहे हैं स्टोरी, तो मर्जी यार। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कॉन्स्पिरेसी है, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि एक हाई लेवल की फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी का हेड ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको दोनों साइडें कहती हों कि ये ईमानदार आदमी है। अच्छा, यानी आप इसको मुदाखलत से बढ़ के आप लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन
आप इसको मुदाखलत से बढ़ के समझ रहे हैं कुछ? जी, मैं तो आपको सिर्फ प्राइमा फेसिया इवेंट्स की बात आपके सामने मैंने रखी है। ठीक है, और चूंकि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि कोई इस पर हतमी राय दे सकूं या ठीक इस है। पर कोई अपना वर्डिक्ट दे सकूं, क्योंकि मेरा वो मुकाम नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि इस तलखी को खत्म करने के लिए हमेशा की, और ये डिमांड मौजूदा जो हुकूमत है इनकी भी थी जब ये हुकूमत में नहीं आए थे, और ये डिमांड इमरान खान की भी है। तो जब दोनों साइडों की ये डिमांड है और एक कड़वाहट पैदा हो चुकी है और एक मुसीबत नजर आ रही है, अवाम खलफशार का शिकार है, तो क्यों ना इसको दूर कर दिया जाए डॉक्टर साहब। जी। एक अच्छा सा कमीशन बनाए, हाई पावर्ड, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट बनाए या गवर्नमेंट बनाए, जिसके भी ये दायरे कार में आता है, और ये मेरा ख्याल है कि ये मसला कोई हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा, यानी वही जुडिशल कमीशन वाली बात आप कह रहे हैं? जी जी, वो जो अच्छा, मैं उसी की बात अच्छा, कर रहा मुझे ये बताएं जनरल साहब कि ये वंस अ जनरल ऑलवेज अ जनरल, आप चले जाहिर है सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे हैं, कोर कमांडर, आपके क्या दोस्त अहबाब में कैसे इसको देखा जा रहा है? कोई बेचैनी है या सुकून है? क्या खबरें मुख्तलिफ आ रही थी उस हवाले से? क्या कैसे देख रहे हैं मुल्क की सूरत हाल को, और ख़ास तौर पे ये जो केबल आया है सामने और बाकी सारे मामलात को? जी देखें, जहाँ तक तो ये जो जो लोग होते हैं फौज के, चाहे वो रिटायर्ड हों चाहे फौज में सर्व कर रहे हों, जो रिटायर हैं उनको ये आज़ादी है कि वो अपनी बातचीत कर सकते हैं। जो जो सर्विंग है वो डिसिप्लिन के तहत उन्हें बोलना भी नहीं चाहिए और बोलते भी नहीं, और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो सरबराह होता है फौज का, वो जो कहे वही बात माननी चाहिए और उसी के पीछे चलना चाहिए। ये हमारे फौज का खाता है, ये हमारे डिसिप्लिन का तुरा इम्तियाज है, और इसको ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि फौज ऐसे ही सोचती है जैसे कि सोसाइटी सोचती है डॉक्टर साहब। फौज सोसाइटी से अलग कोई एंटिटी नहीं है। सोसाइटी के अंदर आपको पता है तो पोलराइजेशन है, दो धड़े हैं, और वो जो है एक की एक सोच है, दूसरे की दूसरी सोच है। मैं इसमें नहीं जाता कि मेजॉरिटी क्या सोचती है, ये मैं वर्डिक्ट नहीं देता। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम जो रिटायर्ड फौजी हैं उनमें वही प्रपोर्शन है सोच का जो कि सोसाइटी में प्रपोर्शन है। ना तो वो उससे ज्यादा है ना वो उससे कम है। तो इसलिए ये कहना कि जी सारे रिटायर्ड फौजी ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, ये भी गलत है। और अगर कोई ये कहे कि वो सारे खामोश हैं, वो भी गलत है। तो मेरा ख्याल है उनकी सोच एग्जैक्टली उसी तरीके से स्प्लिट है, उसी प्रपोर्शन में है जैसे कि सोसाइटी की सोच है। तो सोसाइटी की क्या सोच है? नहीं तो सोसाइटी की क्या सोच है आपको जनरल साहब, आपको क्या लग रही है सोसाइटी की सोच क्या है? जी देखिए, सोसाइटी में स्प्लिट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, फर्क सिर्फ इतना है कि एक तरफ एक पार्टी खड़ी है, दूसरी तरफ 12 पार्टियां उसको बैलेंस आउट करने की सरतोड़ कोशिश कर रही हैं, जो कि बहुत मुश्किल से आप समझें कि बैलेंस हो पाई है एटलीस्ट पार्लियामेंट में। बाहर जो लोग निकल रहे हैं वो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो दोनों साइडें मानती हैं कि जैसे भी है। और ये भी मैं मानता हूँ कि इमरान खान में थोड़ी सी जिद है, थोड़ा सा वो बात मानते नहीं किसी की, ज्यादा दोस्तों का ख्याल नहीं रखते, खासकर जब किसी को उनको पता चल जाए कि किसी में कोई खराबी है या खामी है। तो वो एक उनकी खराबियां हैं और मैं मानता हूँ कि वो है। दूसरी तरफ क्या है कि वो जो दहशतगर्दी है जिसके पीछे वर्दी है वो उधर बैठे हैं, मेमो गेट वाले उधर बैठे हैं, डॉन लीक्स वाले उधर बैठे हैं, जिनका इंटरनेशनल किताबों में नाम है माशाल्लाह कि वो क्या क्या उनके कारनामे हैं, वो उधर बैठे हैं। तो इसी तरीके से ये सोच, जैसे मैं दो बातें कह रहा हूँ कि इधर भी कोई खराबी है उधर भी कोई खराबी है, तो इसी लिहाज से जो है ना लोग भी बटे हुए हैं, कुछ इस तरफ हैं कुछ उस तरफ हैं। लेकिन बहरहाल लोग सोचते तो जरूर होंगे कि ज्यादा वजन किस तरफ बनता है, अच्छाई का या बुराई का। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब बहुत सारी अहम बातें, बड़ी अहम बात कर गए वो, और जाहिर है कि मोहतात गुफ्तगू उन्होंने की, लेकिन जाहिर है कि समझने वाले को समझ सकते हैं। ये अब मामला पेचीदा हो गया है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि 2 कमिटीज़ का इजलास हुआ है और दोनों कमिटीज़ जो हैं वो उबाम छोड़ गई हैं, ओपन एंडेड। यानी उसमें ये बात है जो कल की जो इजलास हुआ है, उसमें भी ये कि पिछले को हम इंडोर्स करते हैं, लेकिन इसमें जो है वो
इंटरफेरेंस है, फॉरेन कंस्पिरेसी नहीं है। अच्छा, अमेरिका ने इसको वेलकम किया है, उनकी तरफ से वेलकम भी हुआ है कि जी ये खत्म हो गया मामला, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। खत्म नहीं हो रहा क्योंकि जो हुकूमत है वो ये कह रहे हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अब अगले महीने ये ईद के बाद एक हमारे पास प्लान आ गया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुस्लिम लीग नून वो पंजाब के अंदर अपना उनका पूरा प्लान है। मरीम नवाज साहिबा जो है वो जलसों से खिताब करेंगे और उनके जलसे जो है वो मतलब जाहिर है कि हुकूमत उस वक्त तक ये देखना है कि हमजा शहबाज साहब का हलफ हो जाता है, जो कि आज होना था लेकिन फिर नहीं हो सका। तमाम दिन ये होता रहा। देखिए, अजीब एक मुल्क में एक तमाशा सा बन गया, और एक बहुत अजीब अदब सी बात लगती है कि वो तमाम दिन फिर ये होता है, खबरें आती रहीं कि जी तैयारियां हो रही हैं और चेयरमैन सेनेट आके हलफ उठाएंगे, फिर चेयरमैन सेनेट, फिर वो पूरा दिन गुजर गया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोयटा में थे, और कोयटा में उन्होंने एक तरक्याती मंसूबे का इफ्ताह वगैरह भी किया, लेकिन वो अपनी जगह पे जैसे मैंने कहा कि पंजाब अटका हुआ है। इमरान खान साहब जो हैं वो, इमरान खान साहब ने अगले महीने का आज जो इन्होंने कहा है वो अचानक एब्रप्टली इनकी जो पार्टी के अंदर मैसेज वगैरह गए हैं मुख्तलिफ, वो ये है कि वो आज से 4 हफ्ते के बाद। अच्छा, इसी चीज़ को देखते हुए अब आपने जो फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस उनकी बात सुन ली। अच्छा, ये अब हाई पावर्ड क्या इस पे कमीशन बनता है, बनना चाहिए, तो उसमें कौन कौन सी शख्सियात आएंगी, कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, ठीक है ना। ये बरेड अलाइव इशू है, मतलब एक स्प्लिट हुआ। और ये जो पोलराइजेशन वाली बात है ना, देखिए मुझे नहीं पता कि ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल हो रहा है कि सोसाइटी में पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन तो होती है हर जगह पे, मतलब लोग कहते हैं कि जी ये फलाना बरादरी है तो इस बरादरी में शादी नहीं करनी, तो ये जो है ये इस मसलक का है तो दूसरे मसलक में, मतलब इस मतलब पोलराइजेशन होती है, ठीक है ना। कहते हैं जट हैं, जराई हैं, वो जी कभी बलोच पंजाबी चल पड़ता है, कभी सिंधी पंजाबी चल पड़ता है, कभी बलोच पख्तून चल, मतलब हर जगह। और ये हर मुल्क में होता है, ठीक है ना, ये हर मुल्क में होती है। थोड़ी छोटी सी पोलराइजेशन, वो एक्सट्रीम पोलराइजेशन पाकिस्तान में इस वक्त है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पोलराइजेशन से, सियासी बुनियाद पे पोलराइजेशन से बढ़ के ये हॉस्टिलिटी की तरफ जा रहा है, यानी हॉस्टिलिटी की तरफ, यानी मरो मारो वाली जो बात है ना, उस तरफ जा रहा है चीज़ के। वो हक व बातिल का जैसे मामला हो गया ना, कि बिल्कुल ये गद्दार और मुहिब वतन बिल्कुल, और ये हॉस्टिलिटी, मतलब हॉस्टाइल हो रहे हैं लोग, तो गुस्से में आ रहे हैं, और उसके नतीजे में जो है वो मामला जो है वो ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, अब उसमें जो लंदन, पहले तो आप देखें ना लंदन में क्या मामला हो रहे हैं। लंदन के अंदर एक डेडलॉक है, जो भी कहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो भी कहें मुस्लिम लीग नून की क़यादत, लेकिन एक डेडलॉक इसलिए है, उसकी वजह यह है कि एक पेज पे 3-4 शख्सियात बज़ाहिर नजर आती हैं। अब वो एक शख्सियात कौन सी हैं जो एक पेज पे हैं? वो है नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब। अर्ली इलेक्शन करवाए जाए, अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मुझे अगर अर्ली इलेक्शन पे नहीं जा रहे तो मुझे बताएं कि फिर ये मरीम नवाज साहिबा के जो जलसे हो रहे हैं, जुलूस अगले हफ्ते, अगले ईद के फौरन बाद से शुरू हो रहे हैं, तो वो फिर इसका मतलब है कि वो भी आवाम से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा, तो लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये यकीन भी दिलाना है शहबाज शरीफ साहब ने भी, और जाहिर है कि चाहदियों ने, कि वे 1.5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे, ताकि ये ना हो कि लोग बिल्कुल ही कहें कि यार ये तो हवा में। लेकिन मुश्किल है, ये मामला मुश्किल हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है। देखिए, नवाज शरीफ साहब को फर्ज करें, मैं एक अपना तज्जिया दे सकता हूं कि उनके जहन में क्या हो सकता है। उनके मुझे बताएं कि उनके टिकट्स, पहले तो आप देखें ना टिकट्स उनको, कि जी मुस्लिम लीग नून टिकट्स देगी, तमाम वो लोग जो मुनरफ हो गए उनको भी देगी। मुझे बताएं अलीम खान साहब का ग्रुप किधर गया है, उनको भी टिकट देंगे भाई, उनको भी। पंजाब है ना, पंजाब में, पंजाब के टिकट्स की पहले बात करें, अलीम खान साहब के ग्रुप को कौन टिकट देगा मुझे बताएं। ये तो पीपल्स पार्टी ने बात की ना कि मुस्लिम लीग नून, तो मुस्लिम लीग नून अलीम खान साहब के ग्रुप को भी टिकट देगी, फिर जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को भी टिकट देगी, या वो मुस्लिम लीग नून को भी टिकट देगी और फिर पीपल्स पार्टी को भी टिकट देगी। तो भी मतलब कितनों को कितने टिकट देगी? कितनी वजारतें नहीं, कितनी नहीं, मतलब देखें मुस्लिम लीग नून का अपना भी तो कैडर है ना, एक अपना भी तो उनका, और वो लोग हैं जो कि इस पूरे, यानी आप समझें कि जो नहीं सियासी जदों जो प्रॉपरली जिन्होंने फाइट किया इस पूरे दौर में, जो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहे, जो लॉयलिस्ट हैं,
हार्डकोर लॉयलिस्ट नवाज शरीफ, उनको टिकट देंगे या ये सारे जो लोग हैं जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद में इधर से उधर गए इसी शर्त पे कि उनको टिकट मिलेंगे, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब मसला ये है कि ये तो यानी अजीब सी बात है कि नवाज शरीफ साहब, अब फिर ये कि बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो तो बिल्कुल ठीक है कि जी कुछ मामला आगे चलेंगे, लेकिन वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उस वक्त के चार्टर में उसके चार्टर में फर्क है। उस वक्त जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो उसमें मुख्तलिफ पावरफुल पर्सनैलिटीज थी, मुल्क के अंदर से भी और मुल्क के बाहर से भी, ठीक है ना। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो तो हमारे सामने ड्राफ्ट हुआ था, उसका इनिशियल ड्राफ्ट तो दुबई में हुआ, हाँ दुबई में इनिशियल ड्राफ्ट हुआ था, बाकी फिर लंदन दुबई सऊदी अरेबिया काफ़ी जगहों पे इसका ड्राफ्ट होता रहा, पाकिस्तान इधर उधर दाएं बाएं। और मुलाकात की खबर भी मैंने ब्रेक की थी कि मुशर्रफ साहब की मुलाकात हो रही है बेनज़ीर भुट्टो साहब से, और उसमें ज़ाहिर है कि मामलात उस वक्त एक स्प्लिट था बिटवीन स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो जॉन नेग्रिपोंटे जो हैं वो मुशर्रफ साहब की तरफ से और कॉन्डोलीज़ा राइस जो हैं वो उस तरफ थी, और एक स्प्लिट चल रहा था कि मुशर्रफ साहब के साथ पीपल्स पार्टी को लाया जाए, लेकिन फिर ये हुआ कि फिर नवाज शरीफ साहब बाहर है, बहरहाल वो फिर जो भी कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, और मुल्क के अंदर से भी जाहिर है कि उसमें मौजूद थे, और मतलब उन मीटिंग्स में जो है वो कियानी साहब मौजूद थे खुद, जो दुबई में मीटिंग्स हुई हैं तो मुशर्रफ साहब के साथ जो है वो कियानी साहब थे। तो अब इशू ये है, उसको तो वो तो था चार्ट, इस चार्टर के अंदर कोई वो नहीं है, कोई तीसरा फरीक नहीं है सामने ओपनली हमें इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इसीलिए ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी झूल रहा है हवा में, क्योंकि इसका गारंटर कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये जो वोट्स उन्होंने कहा है राजा परवेज साहब ने कि सब मेरे पास आके और मुझे बताएं, पीटीआई के जो लोग हैं, तो मैं सबको, वो इसलिए कि उनके जहन में ये तस्वुर है, गालिबन राजा परवेज साहब के नहीं लेकिन पीपल्स पार्टी के जहन में, कि उनमें से मजीद लोग इस तरफ आ जाएंगे और वो उतनी तादाद हो जाएगी जितनी चाहिए इम्पीचमेंट के लिए प्रेसिडेंट के, और प्रेसिडेंट का ओहदा खाली होगा, और वहां पर फिर जरदारी साहब, अच्छा इस पे अभी तक मौलाना फजलुर रहमान खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई ओपनली बात नहीं हुई है, लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो यकीनन ये चाहते हैं कि वो सीट खाली, और वहां पर बैठे हुए हैं जो है वो आरिफ अलवी साहब। फिर दूसरी बात ये कि ये वजारतें जितने अगर वहां से लोग आएंगे, फर्ज करें वहां से 4 लोग और आ जाते हैं इस तरफ इम्पीचमेंट, तो 4 लोग फिर वजीर बनेंगे। अभी तक वो असलम भूतानी साहब और जो है वो 3-4 ऐसे अरकान हैं जो कि वहाँ पर जिनको मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज नहीं मिले, ठीक है ना। मोहसिन दावड़ साहब भी है ना, मोहसिन दावड़ साहब भी, उनको भी साथ उनका भी वोट है, अली वजीर साहब का तो मुझे नहीं इल्म, लेकिन मोहसिन दावड़ साहब को तो साथ है उनका वोट। और उसके बाद जो है वो जितने लोग अब इधर जाते जाएंगे, अगर ये फार्मूला मिसाल के तौर पे बनता है, जो राजा परवेश साहब ने कहा कि डीसील कर दिए इस्तीफे और मैं सबको बुला के, तो जितने लोग आते जाएंगे तो उतने लोग फिर उनको वजारतें भी तो देनी है ना। अच्छा, जो मुनहरफ अरकान है, तो मुनहरफ अरकान के सर पे तलवार लटक रही है, वो जो मैंने कल भी बात की थी कि ईद के बाद समात होगी और वो क्या होगा, उन्होंने कहा इज्जत देके, इज्जत से आप घर चले जाएं अपने। अच्छा, वो इज्जत से घर चले जाते हैं, फर्ज करें मुनहरफ अरकान डिस्क्वालीफाई नहीं होते, फर्ज करें वो इज्जत से इस्तीफे देके घर चले जाते हैं, अदालत कहती है कि आप जो है इस्तीफा दें, और आप तो अपनी पार्टी के कायद के वो थे, पाबंद थे, तो उसके बाद ये असेंबली और खाली हो जाएगी, क्योंकि अभी तो वो लोग गए हैं ना जो कि इमरान खान साहब के साथ, फिर मुनहरफ जो हैं वो मुनहरफ 25, 30, 40 जो भी निकलते हैं तो वो भी साथ निकल जाएंगे असेंबली से, तो असेंबली और खोखली सी हो जाएगी। तो ये अच्छा, फिर उसके ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के पोलराइजेशन हो गई है, पोलराइजेशन से बढ़ के मुझे हॉस्टिलिटी नजर आती है। जब मैं गुफ्तगू सुनता हूँ लोगों की और जलसों में और इधर उधर दाएं बाएं, तो हॉस्टिलिटी नजर आती है, ठीक है ना, कि मतलब ये होगा, ऐसे होगा, वैसे। यहां पर अब ये सकिन हो रही है हुकूमत, मतलब हुकूमत जो है वो अपने पैरल अपना जो काम है, तरक्याती काम, अपना कोई मंसूबे, अपने कोई उन्होंने अनाउंसमेंट्स करनी है, ये सारा उसमें वो खिंचते चले जा रहे हैं मैग्नेट की तरह। और वो इमरान खान साहब के बयानिए के ऊपर वो जो है वो इमरान खान साहब यानी सकिन कर गए उनको, और उसमें सही गलत अच्छा, लेकिन वो एक चीज आ गई है कि जिसमें लोग इस वक्त जो हैं वो तमाम हुकूमत उधर चली गई है कि जी हम, और इसीलिए मैंने आपसे कहना कि वो लोगों से भी कांटेक्ट और एक तरह से इलेक्शन मोड में जा रही है। मुस्लिम लीग नून भी बजाय लगता है कि इलेक्शन मोड में जा रही है, वरना कोई अच्छा। फिर साथ ही जो है
वो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अच्छा, उधर हुकूमत ही कह रही है कि इसलिए मुतालबा कर रहे हैं कि इनको पता है कि पार्टी को बैन कर दिया जाएगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने जलसे में कह दिया मुझे बाहर निकालने की साजिश हो रही है। अब मसला ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन तो एक रियासती अदारा है ना, इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुल्क की पार्लियामेंट में मौजूद सबसे बड़ी जो पार्टी है जो रिजाइन कर गई, जो पार्लियामेंट में मौजूद है, उसको बैन कर सकता है? वो तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। वो कह रहे हैं कि बैन होगी। जो हुकूमत है वो कह रही है कि ऐसे मरहले पे पहुंच गया है ये केस उसमें बैन हो जाएंगे। अच्छा, बैन हो जाएंगे, ये खान साहब ने पहले कह दिया, मुझे बैन करवाने की कोशिश हो रही है। नहीं, वो कर नहीं, इस तरह नहीं होता ना। देखें, वो पहले भी तो आर्टिकल 5 लग गया था, तो वो ऐसे तो नहीं आर्टिकल 5 लगा ना कि वो गद्दार हैं सारे जो उधर बैठे हैं और इधर बैठे हैं, तो इस तरह नहीं हो। ये तो फिर अच्छा, लेकिन इसी तरह से वो सारे, अच्छा फिर उनके पीछे वो लाखों वोटर्स हैं, ठीक है, तो और हर हल्के में हजारों या लाखों हैं जो भी हैं उनके, तो वो जो है, और फिर उसके बाद वो दुनिया भर एक्सपर्ट पाकिस्तानी जिनके, अच्छा फिर तो ये सारे मामला। फिर तो हुकूमत के लिए एक और मसला है कि हुकूमत, जो मैंने कहा ना कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत टेक ऑफ नहीं कर पा रही। मतलब टेक ऑफ करके हम निकल जाते हैं ना। आज उन्होंने कोयटा में भी बात की कि हम 1.5 साल पूरा करेंगे, तो वो बार बार यकीन दिला रहे हैं कि, मतलब बार बार उन्होंने कहा अगले 1.5 साल हम होंगे, अगले 1.5 साल हम होंगे, लेकिन उसमें इंस्टेबिलिटी ऐसी क्रिएट हो गई है। अभी आपने देखे ये हम जो बात कर रहे थे नईम खालिद लोधी साहब से, तो वो बिटवीन द लाइंस उन्होंने बहुत सी बातें कर दी हैं। अच्छा, और अब मेरा सिर्फ ये इशू है कि इसको मसले को कहीं हल होना है, करवाना है कि हम साजिश मुदाखलत, और उसमें ये ऑस्टेरिटी बढ़ रही है, ये पोलराइजेशन से ज्यादा है मामला, ठीक है। अच्छा, और उसमें अब करना यहां पे क्या है, वो तो बात की बात है, लेकिन दूसरा जो इशू साथ खड़ा हो रहा है वो ये है कि मतलब मेरा ख्याल था अपना कि शायद, और मुझे ये बात कि रीनिगोशिएट और दोबारा बड़ी पावर के साथ जाके कि जी हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब को जाके वहां पे लड़ना चाहिए था, थोड़ी सी लड़ाई करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो पहले अटलांटिक काउंसिल में गए और वहां जाके उन्होंने कहा कि आपकी शराइत हम मानते हैं, ठीक है, आपकी शराइ जो भी है वो मानते हैं। मतलब उनको फाइट आउट करना चाहिए था। नहीं, देखिए, मैंने पूरी अटलांटिक काउंसिल के उनका सुना, जो पब्लिक में उन्होंने जो आई, उनका गुफ्तगू पब्लिक में जो आई वो भी सुनी, और फिर अटलांटिक काउंसिल में जो कुछ जान पहचान की शख्सियात है उनसे भी मेरी बात हुई जो कि वहां पे मौजूद थे, देखिए, और उनसे मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की, वो मैं यहाँ नहीं कर रहा था। लेकिन मसला ये कि अगर आपका जहन ये पहले ही बना हुआ है कि जी हमने जो IMF ने कहना है हमने करना ही है, ठीक है, तो उसके बाद आप एक साथ क्या लोगों पे इतना बोझ डाल सकते हैं मई के महीने में, ठीक है। ऑलरेडी जो है पाकिस्तान में वो 8,800 मेगावाट यानी 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, मैंने कल भी बात की थी। और देखिए, हमारे पास जो है वो, इसमें कोई शक नहीं कि हमने किसी ना किसी वक्त सख्त फैसले करने हैं, हमने किसी ना किसी वक्त जो है वो मतलब लोगों को हकीकत बतानी है कि भाई हमारे श्रीलंका में देखें ना, श्रीलंका में क्या हुआ है सर, जब यही बात इमरान खान साहब कर रहे थे तो अब उस वक्त की ऑपोजिशन ने बहुत तनकीद मैंने आपसे मैंने बात वही की ना कि जब सियासत एक अलग चीज है, जो रियासत, एक खारजा पॉलिसी आपकी रियासत का इश्यूज हैं, आपकी जो मईशत है, ये जो लोग सारे निकले हुए हैं, और वो क्यों निकले हुए श्रीलंका के अंदर, क्योंकि सियासत की नजर हो गए, ठीक है, वहां पे सियासत की नजर हो गए कि जी यहाँ पर जो है लोन ले रहे हैं, और वो व्हाइट एलिफेंट्स बन गए, बहुत सारे वो सफेद हाथी खड़े हो गए। आपके भी सफेद हाथी हैं, 700 अरब रुपया तो आप सफेद हाथी खा रहे हैं ना, वो अदारे जिनके में काम ही नहीं हो रहा, बंद पड़े हैं, लेकिन आप तनख्वाहें किसी ना किसी वक्त आपने निचकारी करनी है, निचकारी नहीं हुई, वो सफेद हाथी हैं, थोड़े अरसे के बाद वो बेल आउट करवाते हैं। आप अच्छा जी बेल आउट पैकेज दे दिया PTV को, अच्छा जी बेल आउट पैकेज दे दिया स्टील मिल को, अच्छा बेल आउट इसको करो, बेल आउट, उसके नतीजे में वो बोझ बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और इसके ऊपर आप सिर्फ जो है इस बात से अंदाजा लगा लें कि लोगों के ऊपर कितना बोझ है कि आपका जो बिजली का बिल आता है, अब बिजली का बिल बड़े, बिजली के बिल के नीचे आप देखें तो आपसे बिजली के, आप सारा मुल्क केबल पे देखता है PTV, लेकिन जो बिजली का बिल है उसके नीचे भी लाइसेंस आपको PTV के पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब वो किस तरह से, कितना आप जो है वो कब तक बेल आउट देंगे, कभी ना कभी तो आपको ये मुल्क, लेकिन इशू ये है कि क्या इस वक्त जो है वो सारा का सारा बोझ अवाम पे डाला जाएगा या उससे फाइट आउट किया जाएगा। मतलब लड़ाई तो होगी ना थोड़ी सी कि जिसको आप देखिए वहां क्या हुआ, सियासतदान आपस में लड़ते रहे। श्रीलंका में क्या हुआ है, सियासत होती है ना, इन्होंने कहा जी मैं 2019 में टैक्स खत्म करके फार्मिंग से केमिकल्स के इधर ये करता हूं, उसके बाद जनाब वो टूरिज्म के ऊपर दारोमदार था, वहां पे जो है वो कोविड आ गया उसके बाद, और उसके बाद जो है वो
सूरत हाल ही बन गई कि उनके पास कोई मतलब $2 बिलियन रह गए ज़र मुबादला में, और फिर उन्होंने डिफॉल्ट किया। और देने कितने? 51 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है, और मुल्क में कितने पड़े पैसे? 2 बिलियन। और अब वो जब गए हैं तो आईएमएफ उनको पैसे देने को तैयार नहीं। आपने जो है वो डिले कर दिया, चाइना भी ने भी डिले किया, इंडिया कुछ हेल्प आउट कर रहा है, बाकी लेकिन वो जब तक वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपना ठीक करो, तुम लेते जाओगे तो डिफॉल्ट कर गए हो तुम। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आपने किसी से कर्जा लिया, किस्त वापस करने के काबिल आप नहीं रहे, तो दिवालिया हो गए। अब मैंने अगर एक जगह से कर्जा ले लिया है और मैं दिवालिया हो गया हूं, मैंने कहा मैं वापस नहीं कर सकता, तो क्या दूसरा आदमी मुझे कर्जा देगा? वो कहेगा एक मिनट ठहर जाओ भाई, ये इसके भी ऐसे भी नहीं दे सकता, उसके भी नहीं दे सकता, उसके भी नहीं दे सकता, मेरे पास आ गया आखिर में, तो वो पे बड़ी सख्त कंडीशन लगाएगा। इशू ये है कि पाकिस्तान ने इस वक्त अपनी मईशत को देखना है। ठीक है, हमारे पास 11 अरब से डॉलर से कम ज़खायर हैं स्टेट बैंक की अपनी जो फिगर, और ये कुछ 1.5-2 महीने के लगभग ये हैं इंपोर्ट्स के, और आपको 3 महीने के लिए चाहिए होते हैं कम से कम सेफ आपके पास, यानी 18 बिलियन आपको चाहिए होते हैं। अब मसला यह है कि वो वहां से आपने पे करना है पावर प्लांट्स को, ताकि ये लोड शेडिंग, आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, यानी लोगों से सब्सिडी खत्म करनी है पेट्रोल की, बिजली के टैरिफ्स आपने बढ़ाने हैं। साथ ही ये मुझे बताएं कि इस वक्त लोग जितने आए हैं, वो आपके ख्याल से ये जितने लोग आए हैं, बहुत से तो यानी समझे ना कि पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उनकी इत्तेहादी है और मुस्लिम लीग नून, और शुरू में अब ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये वॉर कैबिनेट है। ये शहबाज शरीफ साहब ने बात की गालिबन, या किसी हुकूमत की शख्सियत से मैंने सुना कि ये एक वॉर कैबिनेट है। ये वॉर कैबिनेट है? और खुदा का वास्ता, मतलब ये इतनी बड़ी वॉर है। अच्छा, अभी तो आएंगे लोग, इसमें आते जाए, मैंने आपसे कहा ना, लोग देखें, वो एएनपी नहीं है, अभी एएनपी नहीं है इसमें, अवामी नेशनल पार्टी अमीर हैदर होती, इसफंदार वली खान जो पीडीएम के हर जलसे में मौजूद थे, ठीक है ना, वो खुद गए और या उनके साहबजादे गए, और उसके बाद जो है वो तो उनका तो पीडीएम के अंदर कलीदी किरदार रहा है शुरू से। अच्छा, वो पार्लियामेंट में भी है, लेकिन वो उनको जो है वो वजारत नहीं है, क्योंकि वो जो वजारत वो चाहते थे वो गालिबन मौलाना असद महमूद साहब, जो कि आज हमें नजर भी आए कोयटा में। तो इशू ये है कि ये इसको कैसे हुकूमत टेक ऑफ कैसे करेगी, और ये जो सारा का सारा वहां पे मैंने वही बात की कि इसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल, अब तो खैर जो हो गया सो हो गया, क्योंकि वो तो आईएमएफ का वो 7वां रिव्यू था, 6ठे रिव्यू में क्या हुआ, तो वो तो टेक्निकलिटीज को छोड़ दें। असल बात यह है कि अगर आईएमएफ की तरफ से हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही, और उनकी तरफ से भी कोई हमें इसमें कोई लचक का या ठीक है आप डिले करें, या इसमें आप लोग देखें ना, आप जाके वहाँ मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा अटलांटिक काउंसिल में कि हम इलेक्ट होकर आए हैं। इलेक्टेड से मतलब उनका ये था कि डेमोक्रेटिक चेंज आया है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आईएमएफ के साथ जो बातचीत है उसमें बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब उन्होंने उस पर ज्यादा मतलब रेजिस्ट नहीं किया, नहीं कुछ भी नहीं कहा। एक होता है ना कि खामोश, ये डायलॉग खामोश कमरों में होते हैं, हाँ। और बड़ी इसमें लड़ाई झगड़ा मार कुटाई होते, वापस आते हैं, फिर डायलॉग आगे पीछे टू एंड फ्रो, इसके साथ मुशावरत उधर ये वो सबको ऑन बोर्ड लेके, मतलब पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, बाकी माशी माहिरीन क्या सोच रहे हैं, सबके आप करके फिर उसके बाद तो अब मसला ये है कि शायद वक्त की कमी है कि क्योंकि बजट सर पे खड़ा है, तो उसलिए आपको बजट बनाने के लिए उनसे कमिटमेंट लेनी है। जी सर, ब्रेक ले लेते हैं, डॉक्टर साहब वापस आके बात करेंगे आपसे मजीद। तो इस बोझ को डाल दिया, और साथ ही ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि 1.5 साल, लेकिन 1.5 साल वाला खेल अगर होता है तो उसमें इमरान खान दरमियान में और ये शाख नाजुक पे टेक ऑफ नहीं हो रही, ये हुकूमत को टेक ऑफ नहीं कर पा रही, और खान साहब ने उसको खींचा हुआ है। जी सर, मजीद बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, साबिक वज़ीर आज़म ने आज जो बात की है कि बैरूनी साजिश साबित हो गई है, कारकुन हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां करें। साजिश से क्या मुराद है उनका, कई दफ़ा वो डिफाइन भी कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी, मेरा ख्याल है कि अब ये ज़्यादा दिन हम इस पे बात करते रहेंगे। ऑलरेडी जो कि आप समझें कि तकसीम आ चुकी है इसके ऊपर, ठीक है, जैसे कि जनरल साहब ने भी बात की, लेकिन मुझे ये पोलराइजेशन से ज़्यादा लग रहा है मामला। पोलराइजेशन में
मतलब ये बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना, जब मतलब है कि बहुत ज्यादा मामला जो है ना वो तल्ख हो गए हैं। अच्छा, इसमें जो अब इशू जो मैंने पहली बात की थी कि मिसाल के तौर पे आज उन्होंने बलूचिस्तान में पूरी तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन उनकी तकरीर जो थी उससे ज्यादा तकरीर के दौरान ही सारी दुनिया जो इंतजार कर रही थी कि इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होती है। वो उन्हें तरक्याती मंसूबे ये 1.5 साल में पूरे होने चाहिए, वो बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत हमारी तवील मुद्दती है, लेकिन वो पूरी की पूरी हुकूमत डिपेंडेंट है पाकिस्तान पीपल्स, दरमियान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है ना सारा। पीपल्स पार्टी ने वो ये सारे जो मुनहरफ अराकीन हैं या जो इत्तेहादी हैं उन सब से, ये यानी इवन जो चौधरी शुआत साहब के साथ जो आखिरी दिनों में बात होती रही है तो वो जरदारी साहब करते रहे, वो पीपल्स पार्टी करती रही है। तो पीपल्स पार्टी के यानी आप समझ लें कि पीपल्स पार्टी की शाख के ऊपर ये बनी हुई है, ये घोंसला बना हुआ है। अब ये जो तो ये घोंसला लरज रहा है, हवाएं इधर से एक झक्कड़ चल रहा है इमरान खान का, उधर से जो इत्तेहादी, उधर से ये, इसमें जो शहबाज, अब आप देखें ना कि पंजाब हुकूमत ही नहीं बन पा रही। यानी अजब ये मामला है कि वो फिर पीर के रोज जो है वो गालिबन फिर अदालत में जाएंगे और अदालत में जाके कहेंगे ये तौहीन कर दी, क्या किया। वो गवर्नर साहब जो है वो उमर चीमा साहब, जो तबीयत उनकी अलील थी, अब एक तमाशा बना हुआ है और उनके वो मतलब है कि वो वहां पर सारा दिन होता रहा कि जी चेयरमैन सेनेट आ रहे हैं और आखिर में पता चला चेयरमैन सेनेट नहीं आ रहे। फिर ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब पहला, चूंकि हलफ उठाने के बाद उनका दौरा है तो वो उसमें शरीक होंगे तकरीब के, वो शरीक इसलिए नहीं हो सके कि वो कोई बंदा ही नहीं आया, ना चेयरमैन सेनेट आए, वो भी इस्लामाबाद में बैठे रहे, और उसके बाद गवर्नर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और स्पीकर भी नहीं है वहां पे, कोई भी नहीं है, तो वो हलफ कौन उठाए। अब ये एक तमाशा सा बन गया यहाँ पे। और मैंने आपसे बात की ना कि इसमें जो हुकूमत है, जो मैंने आपसे कहा सकिन हो गई है, वो खींच रहे हैं उसको इमरान खान साहब का। उसकी वजह यह है कि जब कोई भी वजीर बात करता है आके तो उससे पहला सवाल, तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त कि कोई तरक्याती बजट या तरक्की, मतलब एक होता है ना कि अनसर्टिनिटी है। जब तक अनसर्टिनिटी रहेगी मुल्क में, अदम इस्तेकाम रहेगा, तो माशी अदम इस्तेकाम रहेगा, तो फिर ये होगा कि रोज आज भी शहादतों की खबर आई है। देखिए इन पे किसी वक्त तफसील से तरह बात करेंगे। ये जो शहादतें हो रही हैं मुसलसल आपके रोज यहाँ पे, मेजर, कर्नल, ऑफिसर्स, मतलब सिपाही, हर रैंक के, ये दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। अब कौन से लोग हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, क्या है चक्कर सारा, और वो शहादतें हो रही हैं मुसलसल। और उसके बाद जो है वो छोटा सा एक बयान आता है, लेकिन उस बयान के पीछे जो है वो एक पूरी दुनियाएं हैं उसके पीछे। एक शहादत हो गई, 2 जवान शहीद हो गए थी। अब इशू यह है कि ये सिक्योरिटी के इश्यूज पैदा हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, यहां पर बैठना है सबने। इसको मजीद आप पोलराइज से ज्यादा होस्टाइल बना चुके हैं मुल्क के माहौल। अब कैसे बैठेंगे, क्या होगा, ये क्या मुमकिन होगा कि जी वो इलेक्शन कमीशन पीटीआई को और इमरान खान को जो है वो ये कह दे मौजूदा सूरत हाल में कि वो जो है वो सारे के सारे पूरी पार्टी नायल हो गई। अच्छा, फिर नहीं होगा तो क्या होगा। इमरान खान साहब ने, अब जाहिर है कि उन्होंने बात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दें, ठीक है, मैं उन पर एतमाद का इजहार नहीं करता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा देते हैं तो ये होगा कि जी वो इमरान खान साहब की, नहीं देते तो खान साहब मान नहीं रहे और कह रहे हैं कि जी फैसला तो मेरे खिलाफ आने वाला, ये तो मिले हुए हैं। अब मसला ये है, वो इल्जाम लगा रहे हैं ना कि ये मतलब गैर जानिबदार जो है वो नहीं है। अब इशू ये है कि इस पूरे किस्से के अंदर ये आपके आईएमएफ के 1 या 2 दिन में आ जाएगा कि उनकी तरफ से क्या शराइत रखी गई, और उनकी तरफ जो शराइत रखी गई वो बहरहाल पाकिस्तान को माननी पड़ेंगी। मेरा जो नुक्ता नजर है वो ये है कि शायद हमें थोड़ा सा उनके साथ मजीद निगोशिएट या कुछ करना चाहिए था। जैसे शौकत तरीन साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आगे पीछे आपको नजर आता था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है ना, शोर मचाया, ऑपोजिशन ने मुल्क गिरवी रख दिया, ये हो गया वो हो गया। अब मसला ये है कि अब तो जाके सीधी सी बात आ गई ना कि हमें ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा, तो खत्म। और ये वो, यानी आप जरा तसव्वुर करें ना कि इस वक्त गर्मियां आ रही हैं, ठीक है, और गर्मियों के अंदर 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो और चुकी है जी सर। और उसके बाद एमनेस्टी जो इमरान खान साहब दे गए थे टेक्सटाइल वालों को, वो भी कह रहे हैं खत्म करें, वो हाउसिंग पे से खत्म करें इसमें। अब मसला ये है कि कीमतों में इजाफा, साथ ही कीमतों में इजाफा, और मुझे बताएं कि आपकी इंडस्ट्रीज कहां खड़ी होंगी। ये वो सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर पॉलिटिकल, जब तक आप स्टेबल नहीं, जो मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये अगर पॉलिटिकल ऐलान हो गया, एक सियासी ऐलान कर दिया, उसके बाद वो कर्जा ले लिया, ठीक हो जाएगा, आगे पीछे, अब वो मुल्क फंसा हुआ है ना पूरा। आज उनके मजीद इत्तेहादी निकल गए हुकूमत से। लेकिन मसला ये है कि वो अब वो
देखिए अब इंडिया भी एड दे रहा है, कोई चाइना भी कोई एड दे रहा है, लेकिन मैंने वो बात पहले भी की कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर जो है वो श्रीलंका के मामला ठीक नहीं होंगे। वो आईएमएफ अब आपसे भी वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। ये मामला थोड़ा सा आगे खींचा जा सकता था गालिबन, अगर वहां पर आईएमएफ को ही बताया जाता, और यकीनन उनके नुमाइंदे पॉलिटिकल सूरत हाल भी देख रहे होते हैं मुल्कों की, उनको बताया जाता कि जी ये पाकिस्तान के हालात हैं, ये सिचुएशन है सारी, एक गवर्नमेंट आई है, हम इतना ज्यादा जो है पहले ही हमारे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, कोविड से भी पहले ही हमारे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, तो अगर अब आप भी रिलीफ नहीं देंगे तो मतलब वो तो अजीब और गरीब मामला हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरा कुछ मेहरबानी फरमाएं, इसको थोड़ा सा रीशेड्यूल ऊपर नीचे आगे पीछे कर करा के, ताकि लोगों की अब ये मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया, ये खबर आई कि जी सऊदी अरेबिया जो है वो कह रहा है कि फौरी तौर पे नहीं लेंगे पैसा, तो पैसा तो देना है ना उनको, तो चाइना इसको रीशेड्यूल कर देगा, तो चाइना वो तो क्रेडिट लाइन उसमें वो अपनी जगह एक शॉर्ट टर्म में तो काम आ जाता है आपके कि फौरी तौर पे आपने चीन को नहीं देना पैसा वापस, लेकिन मसला ये है कि वो नहीं देना वापस, लेकिन अवाम के ऊपर तो आपने जो है वो बोझ डालना है ना। तो ये मसले सारे ऐसे हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है टेक ऑफ किस तरह करती है, ये चैलेंज है। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, बाकी जो शख्सियात हैं वो कहती हैं कि इससे पहले के मामलात मजीद उलझ गए हैं ना, वुज़रा आते हैं तो वो फिर इमरान खान साहब के ऊपर उलझ गए, इमरान खान साहब के सवाल जवाब, तो वो अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अगर अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर साथ क्या इतना बड़ा बम महंगाई का और बाकी चीजों का आवाम के गिरा के आवाम में जाएंगे, तो ये एक ऐसा इशू है। इंतखाबात में क्या इससे जा सकते हो आवाम के सामने? मैंने आपसे कहा ना कि एक बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है ना सबके लिए इस वक्त, और इमरान खान साहब ये क्या ये इस प्रेशर को किस हद तक आगे आने वाले दिनों में लेकर चलते हैं, सस्टेन करते हैं, ये भी एक बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, बतौर एक रियासत, बतौर एक पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।